गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाशा की ओर पाठ पढ़ेंगे और इसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, जिनका रियल नेम आप लोगों को मालूम होगा केदार पांडे था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ 1893 में। चूंकि इन्होंने बुद्धिस्ट को अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी इत्यादि हैं और इनकी मृत्यु 1963 में हुई। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए इस पाठ का हम केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। यहाँ पर संकलित जो अंश है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। ध्यान रखिएगा, किस रूप में की थी? भिखारी के रूप में की थी इन्होंने। अब बात आती है किस रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते। तिब्बत की राजधानी ल्हासा क्या है? ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, कैपिटल है, और वहां जाने का जो रास्ता है वो काफी दुर्गम है। और इसी दुर्गम रास्ते पर उन्होंने जो यात्रा की है उसका चित्रण किया है उन्होंने। यह यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है पाठ है। इसमें हमें उस समय के तिब्बत के जो समाज, तिब्बती समाज जो था, तिब्बत के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब लाशा की ओर पाठ का सारांश सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें पाठ में है क्या। राइटर कहते हैं कि नेपाल से फरी कलिंगपोंग का मार्ग तब तक नहीं खुला था। मात्र नेपाल की ही नहीं बल्कि भारतीय बस्तियां भी इसी मार्ग से जो तो तिब्बत की सीमा में पहुंचती थी। इसी मार्ग पर अनेक फौजी चौकियां थी। तिब्बती समाज में जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव नहीं है। यहाँ गरीबी के कारण भिखमंगों का बोलबाला है और चोरी का बहुत डर रहता है। कुछ सामान देकर यहाँ पर लोगों से चाय बनवा सकते हैं। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि वो जैसे ही लेखक और उसके साथी एक चीनी किले से कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक तिब्बती राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब क्या है? रंगदारी वसूलने आया। रंगदारी मतलब क्या है?
भाई पैसा वसूलने आया कि रास्ता में क्या है, लूटने के लिए। ए रुको, कहाँ जा रहे हो, हैं? दिखाओ जो है पैसा, वो जो हो दो, निकालो। ऐसा जो है तो ये कह, इस तरीके से रास्ते में क्या पैसा मांगना, अगर सामने वाला नहीं देता तो मार पीट करके उससे पैसा ले लिया जाना। डरा धमका करके या मार पीट करके जो पैसा वसूलते हैं उसको राहदारी कहते हैं। उसी दिन लेखक वहां के थोंडला गांव पहुंचे। अब यहाँ पर बात ये आ गई बच्चों कि जैसे ही राहदारी मांगने की जब बात आती तो राइटर ने पहले से प्लानिंग बना ली थी। अपनी टोपी उतार कर हाथ में ले लेता था, कुची कुची 2 पैसा, इस तरह के क्या खुद लूटने वाले से ही भीख मांगना शुरू कर देता था, है ना। क्योंकि लेखक और उसका साथी क्या था, एक भिखारी के रूप में थे। जब वे 5 वर्ष बाद लौटे तो इसी गांव के एक गरीब परिवार के यहाँ ठहरे थे। इसमें से डोंडे यहाँ पर बताया गया सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थान है। पहाड़ी कटाव की वजह से दूर तक आदमी नज़र नहीं आते। यहाँ पर डाकू आदमी को मारने के बाद ही लूटते हैं। यहाँ पर बताया गया क्या हालत है कि जो डाकू है तो सबसे पहले क्या है, जिसे लूटना होता है उसको पहले जान से मार देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसकी जेब में क्या है क्या नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाले को जान से मार दिया, उसके पास में क्या है 2 रुपए भी नहीं निकले, है ना, 5 रुपए भी नहीं निकले। अब बात यह कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चूंकि वहाँ पर क्या हथियार का कानून नहीं है। जैसे अपने यहाँ लोग लाठी डंडा लेकर घूमते फिरते रहते ना, वहाँ पर लोग ऐसे बंदूक रिवाल्वर पिस्टल लिए घूमते रहते हैं। तो लेखक और उसके साथी भिखारी के रूप में क्यों गए थे, क्योंकि अब क्या है, उन्हें रास्ते पर डाकुओं से कोई खतरा नहीं था। ठीक है, बाद में क्या लेखक और उसके साथी क्या सुमति 2 घोड़ों की मदद से दोपहर तक क्या डांडे के ऊपर जा पहुंचे। बर्फ से ढके हिमालय के सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों, जानवरों के सींगों और रंगीन वस्त्रों से सजा था। यहाँ से आगे उतराई थी, इसलिए लेखक अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया था। आपसे क्वेश्चन रेज किया जाएगा क्यों भटक गया था, और पूछने पर वह पुनः वापस लौट करके दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँचा। एक्चुअली में जैसे क्या है, उसका पहाड़ी क्षेत्र था और जिस जिस घोड़े पर या गधे पर जो भी है, खच्चर पर वो क्या सवार होकर आ रहे थे, उसमें वो क्या है, वो धीमा चलता था और लेखक क्या है पीछे पीछे चला जा रहा था। काफ़ी डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस काफ़ी हो गया बच्चों, तो इसके चलते चलाते क्या हो गया, वो पीछे रह गया। अब किस रास्ते से जाना है, तो आगे चलने के बाद क्या 2 रास्ते नजर आए, तो जिस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था तो लेखक उस रास्ते से चला गया। जब उस आगे तक जाता है, सुनसान जगह थी, बाद में क्या है, फिर कहीं पर जो कोई देखा नहीं तो किसी से पूछने के बाद वापस फिर लौट करके फिर क्या सही रास्ते पर आए। यहाँ सुमति जो तो लेखक का इंतजार कर रहा था। सुमति कौन है, लेखक का दोस्त है। वह बार बार जो तो चाय गर्म कर रहा था और लेखक पर क्या गुस्सा हो रहा था। लेखक पहाड़ों के घिरे तिंगरी के मैदान में पहुंचे और टापू की दूसरी ओर तिंगरी समाधि गिरी नाम की पहाड़ी थी। यहाँ सुमति के अनेक यजमान थे। वह उनको बोध क्या करते थे सुमति, कि बोध गया यहाँ से बिहार से क्या कपड़े लाते थे या क्या बत्तियाँ जो कि नहीं, रक्षा सूत्र वगैरह जो थे, नाड़े वगैरह ना लेकर के जाते थे। रक्षा सूत्र ले जा करके दे देते थे उनको, है ना।
नहीं होता तो क्या धागा जो तो जा करके उनको पहना देते थे, और जजमानों को क्या बढ़िया रक्षा सूत्र पहना दें और क्या दान दक्षिणा दें, और जजमान क्या करें, आवभगत करें, खाने पीने की सब व्यवस्था करते थे। वहां से सुमति ने शेखर विहार की ओर चलने का बहाना किया, और तिब्बत में ज़्यादातर लोग क्या है, जागीरदार हैं। वहाँ पर खेती की व्यवस्था के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता था। वह भिक्षु यहाँ राजा के समान पूजा जाता था। मुखिया भिक्षु नशे बहुत जो तो शालीन और विनम्र आदमी थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित पोथियाँ 105 जो है, 130 जो तो पोथियाँ में किताबें रखी हुई थी। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी पोथियाँ थी। एक एक पोथी लगभग क्या 15-15 सेर मतलब किलो की थी। लेखक पोथी मतलब उस किताब को, बुक को क्या पढ़ने में मग्न हो गए, और सुमति अपने यजमानों के पास चला गया। अगले दिन ये दोनों भिक्षु नशे से विदाई लेकर के चल पड़े। ये पूरे के पूरे पाठ की सामग्री है। ठीक है, अब पाठ की रीडिंग करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वो यहाँ पर वह कौन सा रास्ता जिस रास्ते से लिखा गया है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मेन था रास्ता था, क्योंकि उस समय क्या है, जो रास्ते थे वो क्या सभी सीज कर दिए गए थे तिब्बत जाने के लगभग। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। ये बिजनेस के लिए भी नहीं था, बल्कि क्या सैनिक के लिए, यहाँ से जो तो आर्मी के लोग भी यहाँ से आते जाते थे। इसलिए जगह जगह पर क्या है, चौकियाँ और किले बने हुए हैं जहाँ पर क्या सैनिक ठहरे हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटने मान फौजें रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग मतलब किला के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ अपवाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त मतलब त्यागे गए, छोड़े गए एक चीनी किला था। एक ऐसा किला था जहाँ पर क्या खाली था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत भी हैं। राइटर कहता है कि तिब्बत जाने के लिए जो भी यात्री है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब वहाँ पर क्या है, जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है ना, और ना औरतें पर्दा के करती हैं। दो चीज़ें बताएं, छुआछूत नहीं है और पर्दा नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, और वह आपके लिए उसे पकाकर देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगली में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, इसे वहाँ पर खोटी बोला जाता है, में रख कर के आपको दे देगी। मतलब आप चाय की सामग्री दे दीजिए, आपको चाय बना करके दे देंगे। आप घर के अंदर पहुँच गए, रसोई घर के पास अगर आप पहुँच गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आप अपरिचित हैं तब भी।
ठोटी क्या है? एक टोंटीदार जो तो एक बर्तन है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर के चौड़ी में चाय मथ करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है ना। तो राइटर ने यहाँ पर यह बताया कि तिब्बत में किस तरीके से क्या है, वहाँ पर छुआछूत नहीं है। और छुआछूत नहीं है, साथ में क्या है, वहाँ पर जो लोगों की जो सोच है एकदम नीट एंड क्लीन है। कोई भी किसी, अगर आपको क्या अपने यहाँ हिंदुस्तान में जाता है तो आदमी क्या करता है, उसके घर के अंदर नहीं घुसने देता। वहाँ पर क्या है, एक भिखारी को भी घर के अंदर घुसने देते हैं। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मैंने बताया कि रंगदारी मांगने के लिए आया। गुंडा जो तो बदमाश है, रास्ते पर रुक गया। उसने हम वह दोनों चिट्ठें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम तोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमंत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। आपसे पूछा जाएगा कि भिखमंगे होने के बाद में भी वहाँ पर क्या है, आप ठहरने के लिए जगह अच्छी मिल गई है ना, लेकिन क्या है, भिखारी होने का। लेकिन जब लास्ट में लौटते समय एक जेंटलमैन के रूप में राइटर आता है तो वहाँ पर तो उसे रुकने के लिए जगह नहीं मिलती। क्यों? तो उसका रीज़न क्या है कि सबसे पहले जब वो भिखमंगे के रूप में आता है, जाता है, हाँ, तो उसके सुमित के दोस्त रहते हैं, वो क्या है, जान पहचान के आदमी रहते हैं। इसके चलते चलाते स्वागत सत्कार तो होती है। दूसरी बात क्या है, चाइना में क्या है, छुआछूत है ही नहीं, है ना। भिखारी हो चाहे कोई भी हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली में क्या, उस दिन में तो ठीक रहते हैं, शाम के समय पर वो चंग पी लेते हैं, एक नशीला जो तो पदार्थ पी लेते हैं, जैसे अपने शराब करना चाहिए। तो ऐसे नशीले पदार्थ को पीने के बाद क्या होता है, वो नशे में रहते हैं, तो उनको शुद्ध होती ज़्यादा रहती नहीं। इसलिए क्या है, लौटते समय जब वो जेंटलमैन के रूप में थे तो वहाँ पर किसी ने उनको रुकने के लिए जगह नहीं दी। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के बीच में। भद्र यात्री मतलब एक जेंटलमैन के रूप में, जो तो पैसेंजर के रूप में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी, है ना। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। एक्चुअली में बताया गया कि चाइना में क्या है, आपकी को रखना है कि नहीं रखना, उनके क्या है, मेंटल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और वैसे उन्होंने बताया कि मोस्टली क्या है, शाम के समय पर तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग क्या है, छंग पी करके और अपने होश में वो खो बैठते हैं, नशे की हालत में रहते हैं। इसलिए अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला का पार करना था। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। डांडे क्या है, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण से उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव विराव नहीं होते। राइटर कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, चूंकि क्या है, 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई है, तो वहाँ पर कोई गांव आदि जो तो नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण से बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। टर्न है, नदियाँ पहाड़े हैं, इसके कारण से आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे जो तो अच्छी जगह है, क्योंकि उसमें रास्ते में क्या है, कोई आदमी चला आ रहा है, अचानक क्या है, टर्न हुआ, इसके बाद जैसे आगे बढ़ा तो वहाँ पर क्या है, पहले से लोग इंतजार करें, रूट लिए। आमतौर पर क्या है, दूर से अगर देख लिया कि वहाँ बदमाश है ना,
अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले से अगर सामने वाला दिख जाए कि वहाँ पर चोर हैं, 1 किलोमीटर दूर ही दिख जाए कि चोर हैं, तो आदमी क्या भाग खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जब आप मुड़े और जब आप मुड़ करके घूमे तब सामने क्या देखा, तो चोर डाकू खड़े हैं। तो ये सब बातें क्या है, उन चोर डाकुओं के लिए बहुत सुटेबल है। और तिब्बत के में गांव में आकर के, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। एक्चुअली में जैसे अगर मान लीजिए कोई शहर वहाँ पर में है ना, वहाँ पर क्या है, गांव शहर में जहाँ पर आकर के और कहीं पर किसी का कोई मर्डर करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या है, पहाड़ में सुनसान जगह पर अगर कोई किसी को मर्डर कर देता है तो वहाँ पर कहाँ उसको सज़ा मिलेगी, किसने मारा, कहाँ मारा, क्या मारा, है ना। ये प्रॉब्लम की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हथियार का कानून नहीं है। तो सभी लोग क्या है, लाठी डंडे की तरह हथियार लिए घूमते हैं। कभी किसी ने मार दिया होगा, कौन पता चलेगा कैसा होगा। ठीक है, जैसे लिया है, लिखा ही गया है। और यहाँ पर क्या पर डकैत पहले क्या करते हैं, जिसको लूटना होता है उसको पहले जान से मारते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको लूटते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसको मारा गया जान से उसके पास पैसे नहीं होते और उसकी जान अनावश्यक जो तो चली गई। अब राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ जो तो गवाह भी तो नहीं मिलती, कोई मिलता है ना। इसलिए डकैत जो तो पहले आदमी को मार डालते हैं और इसके बाद जो तो देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। और हथियार का कानून ना रहने के कारण से यहाँ लाठी की तरह लोग क्या पिस्तौल बंदूक लेकर के फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। सोचता है भाई सामने वाले को अपन लूट रहे हैं, उसके पास भी अगर हथियार होगा तो पता चलेगा वो हमको टपका देगा, इसलिए सबसे पहले क्या उसी को टपका दिया जाए। डाकू यदि जान से ना जान मारे तो क्या है, उनके लिए खुद ही खतरा, प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी जो तो परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगों हम भिखमंगे थे। और ठीक है, और जहाँ कहीं कहीं भी जो तो वैसे जो तो सूरत देखते जो तो टोपी उतार करके और जीभ निकाल करके कुची कुची, है ना, 1 पैसा माने दया दया करके 1 पैसा दे दीजिए, कहते भिखारी जो तो बन करके भीख मांगने लगते थे। लेकिन क्या है, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर जो तो सामान लाद करके कैसे चढ़ते। और अगला पड़ाव जहाँ पर 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से थोंडला तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी जो तो रख जो तो लेंगे और चढ़े चलेंगे। बच्चों इस तरीके से क्या है, इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, जबकि इसकी दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें जो तो उचित स्थान नहीं दिला सका। तो देखिए इसका मुख्य कारण यह था कि संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए
वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित जो तो स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पी करके मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा पर ध्यान नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण से यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। देखिए, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने के कारण से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर के चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उसके पास कुछ है या नहीं है। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया था। तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा, वह रास्ता भटक गया था। 1-1.5 मील जो तो गलत रास्ते पर आगे चला गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप लोग 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चन को पढ़कर के लेसन को और इसे कॉपीज में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, गुड डे।